अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास शहाब और आज हम जो है स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवाता चलूँ कि मैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज आसिफाबाद में कोऑपरेटिव लेक्चरर केमिस्ट्री के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और तकरीबन कोर्स भी हमने उसमें आप लोगों को कवर करवा दिया, लेकिन ये सिंध एजुकेशन ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि एक ऑनलाइन एजुकेशन देने का सोचा। और तमाम ही इसमें असातिज़ा जो टीचर्स हैं सारे वो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने लेक्चर्स अपने घर से बनाकर जितना हो सके वो अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे से पढ़ें और उनके बनाए हुए लेक्चर्स से और उनको समझें। जो मुश्किल आ रही हैं उनके हवाले से भी पूछें ताकि वो भी आपको जिस तरह भी जिस अच्छे अंदाज में गाइड कर सके। हर तरीके से हम आप लोगों की कोऑपरेशन करेंगे। तो केमिस्ट्री जो है हमें पढ़नी है तो हम शुरू से ही पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री थोड़ा ब्रीफली ताकि हमें हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। एक बार कोर्स को जल्द अज जल्द हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे ताकि जिस बच्चे को भी जहाँ पर भी परेशानी है वो आसानी के साथ कवर कर सके। तो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मेरा एक सबसे पहला एम ये होता है कि हम तालीम के साथ, ये सभी असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि हम तालीम के साथ तरबियत को भी तरजीह दें। तरबियत भी हमें इंसान को सीखना चाहिए क्योंकि इंसान का जो लफ्ज़ है वो उनसिया से निकला है जिसका मतलब है लोगों से प्यार करना। सही है, तो लोगों से प्यार करना हमें चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत से मिलें, उनमें मोहब्बतें बाँटें क्योंकि नफ़रतों में कुछ नहीं रखा। अब हम आगाज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री को कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाएं। ये तो सभी 9th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हम फर्स्ट ईयर क्लास में आ गए, हमें पता भी है केमिस्ट्री का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बताते चलें कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, सभी जानते हैं। और केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ और इंटरेक्शन ऑफ मैटर का नाम है। सबसे पहले तो बेसिक क्या है कि केमिस्ट्री का वजूद कहाँ से आया है। केमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस ऑफ नोइंग दी नेचुरल यूनिवर्स। सही है, जितनी हमारी कायनात की चीज़ें उनके बारे में जानने को साइंस कहते हैं। बस साइंस में हम यही कर रहे होते हैं। और दुनिया के अंदर कोई चीज़, जो चीज़ें मौजूद हैं, हम उन्हीं चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, उनको जांच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है और कैसे एग्जिस्ट कर रही है और वो किन कानून पर चल रही है। इन चीज़ों को हम जान रहे हैं। मुख्तलिफ हमने साइंस की ब्रांचेस बना दी कि हम कुछ चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कुछ फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या है, मैटर है, स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर के अंदर हम क्या जानते हैं कि कंपोजिशन कैसी है, प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इंटरेक्शन। और सभी जानते हैं कि हम मैटर के हवाले से बचपन में ही हम पढ़ चुके हैं मैटर के हवाले से कि मैटर जो है क्या है, वो तमाम चीज़ें जो कि वज़न रखें और जगह घेरें उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सभी जानते हैं इस चीज़ को। और अगर हम केमिस्ट्री के अंदर ही इन चीज़ों को भी आप लोगों को बताते कि कॉम्पोजिशन, सभी जानते हैं कि कॉम्पोजिशन मतलब मैटर जिस चीज़ से बना हुआ है, कोई भी चीज़ जिस चीज़ से कंपोज हुई हुई हो, जैसे हमारी बॉडी पानी और प्रोटीन्स और विटामिन्स और डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर कंपोज हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन। और सिमिलरली प्रॉपर्टीज़, हमारी खासियत या खामियां जो चीज़ों के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और इंट्रैक्शन जो है हमारी वो क्या है कि मैटर के पार्ट्स, मैटर के हिस्से या मैटर ही एक मैटर दूसरे मैटर से आपस में किस तरह मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। सही है, तो हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। और हम जब अगर हम पीछे चले जाएं काफ़ी,
तो सबसे पहले जब केमिस्ट्री का किसी को पता ही नहीं था, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता था पुराने ज़माने में कि मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट यूज़फुल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते थे। मैटर तो दुनिया में मौजूद है, क्योंकि मैटर इज़ दिस स्टफ विच हैज़ द यूनिवर्स मेड। सही है, जिस चीज़ से कायनात बनी वो तमाम मैटर है, हर चीज़ दुनिया की मैटर है तकरीबन। और मैटर को हम तो लकड़ी से हमने अपने जो हैं औजार वगैरह टूल्स बनाने की कोशिश की, जो हमारे मेटल्स हैं उनसे हमने डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश करी, रबड़ से हमने टायर बनाने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें हमें जब मिलती गई, इसके साथ ही साथ हम केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को भी जान लें कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ पर उसका क्यों इम्पोर्टेंस है हमारी। तो केमिस्ट्री की हर जगह इम्पोर्टेंस है। हम केमिस्ट्री के बगैर मतलब अपनी डेली लाइफ भी को अज्यूम नहीं कर सकते केमिस्ट्री के बिना। केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड जहाँ पर हम चाहे बायो की फील्ड में, चाहे मेडिसिन में, चाहे इंजीनियरिंग में, किसी भी इदारे में अगर हम देखें तो हमें केमिस्ट्री का जो जानना है वो बहुत ज़रूरी है। सही है, अगर हम फूड की जानिब चले जाएं तो हम डेली लाइफ में अपनी जो है टेबल सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, शुगर यूज़ कर रहे हैं, विनेगर यूज़ कर रहे हैं, सिरका वगैरह। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? केमिस्ट्री हैं। तमाम चीज़ें केमिस्ट्री से, केमिकल कंपाउंड से बनी है। इवन हमारी बॉडी जो है वो पूरी क्या है? केमिस्ट्री से बनी हुई है। मेडिसिन में अगर चले जाएं तो मेडिसिन हम आज सबसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बगैर तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। हर तीसरा इंसान, हर दूसरा इंसान इस मुल्क में बीमार है। इसी तरह अगर हमें केमिस्ट्री की अवेयरनेस नहीं होती तो हमें ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम केमिकल जो सब्सटेंसेज हैं, जो डोजेज़ हैं, वो हम कितना लें। सही है, कितने अमाउंट के अंदर हम उसको कंज्यूम करें। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह, ख़तरे का बायस हो सकता है। और इसी तरह हम रूटीन यूज़ में अपनी डेली लाइफ को जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं। किस तरह के हम ज़िंदगी के अंदर अगर हम पीछे से और अभी तक आ जाएं आज के दौर में, तो हम हर चीज़ नई नई चीज़ें देख रहे हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट और अब कलर्ड चीज़ें, और पहले कपड़े बिना एम्ब्रॉयडरी के, अब एम्ब्रॉयडरी वाले आ रहे हैं, अब उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की कलर्स लग रहे हैं, डाइज़ लग रही हैं। तो ये डाइज़ क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है। सिमिलरली सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जिसने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया, ये भी हमारा क्या है? केमिकल। इवन इससे बढ़कर भी अगर हम ये देखें कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे जज्बात हैं, जो जिसमें हमारा हंसना, हमारा रोना, ये भी बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की बिना ही मुमकिन है। उसके बगैर ही मुमकिन कुछ नहीं है। तो हम अपनी बहुत ही थोड़ा थोड़ा आगे चल के हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जान लें, क्योंकि द एटम्स और एलिमेंट और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली केमिस्ट्री की बिल्कुल बुनियादें हैं, बेसिक्स हैं। जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए या उर्दू सीखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, मैथ्स को सीखने के लिए हम सबसे पहले नंबर्स को जानते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री को जानने के लिए हमें उसकी बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ये होते क्या हैं। तो एटम क्या है? द टाइनी इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टेबल और इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम। मतलब सबसे छोटा ज़र्रा किसी भी मैटर का। अगर हम कोई भी मैटर तो हर चीज़ है दुनिया की, अगर कोई भी चीज़ हम है, या कोई चेयर है, या कोई और चीज़ है, आपका मोबाइल है, ये टीवी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर हम उसके इतने छोटे हिस्से कर दें, इतने छोटे हिस्से कि हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकें, सही है, उसको मज़ीद तोड़ नहीं सकें, इतना छोटा हिस्सा जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सही, कुछ चीज़ें हमने एज्यूम करने पड़ती हैं, एजम्पशन लेना पड़ता है, ताकि हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाए हमारे लिए। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं, सोडियम एटम है, कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। अगर हम एलिमेंट को चले जाएं, एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम किसी सिंपल, वो खुद बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते कि उसको हम तोड़ के मज़ीद
एक और नया कुछ बना दें। एलिमेंट सबसे ज़्यादा बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जैसे सोडियम एलिमेंट हो गया या कार्बन एलिमेंट हो गया। इन्हीं चीज़ों को सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो मॉलिक्यूल्स को पढ़ें। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स अगर हम दो एटम्स को, सही है, दो एटम्स को अगर हम आपस में मिला लें तो उससे हमें क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूल मिल जाता है। लाइक अगर हमने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल एटम लिए और उनको मिलाया तो उसने H2 मॉलिक्यूल बना दिया। ऑक्सीजन के दो एटम लिए और उसने मॉलिक्यूल बना दिया। सिमिलरली अगर हम कंपाउंड को देखें तो कंपाउंड में हमारे पास अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को, अब यहाँ पर बात हो रही है एलिमेंट्स को, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हम लें और उनको आपस में मिलाएं तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? जो बनने वाली चीज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। सही है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या वाटर हो गया, ये तमाम चीज़ें हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम किसको कहते हैं? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि एटम्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डोनेट करते हैं। लाइक एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 और ऑक्सीजन का 8। सिमिलरली एटॉमिक मास क्या होता है? वो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सही है, और उसको हम डोनेट करते हैं A से। और ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लाइक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं सब चीज़ें। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही। तो कोई भी मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो, कोई एक कंपाउंड हो, ज़ाहिर है उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और उसके एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम जमा कर लें, जिसके नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास। लाइक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, तो उसमें H2 यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 16, तो 16 + 2 18। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हैं सिमिलर ही हैं, हम बस उसको ग्राम एटॉमिक मास, तो नाम से ही जाहिर है कि अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर दें उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम कैसे बोलेंगे? कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। सही है। इसको आमतौर पर हम मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास, जैसे कि मैंने बता दिया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही बेसिकली क्या होता है? मोलर मास होता है। कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करें उसे हम क्या कहते हैं? मोलर मास। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें, अभी हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो जो कंपाउंड है उसका रियल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला को देखो तो वो ये ऐसा केमिकल फार्मूला है जिसमें हम सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में वो कोई कंपाउंड का फार्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर हम मिसाल इसकी देखें, एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज हो गया C6H12O6, तो इसका सिंपलेस्ट जो केमिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH2O। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। सिमिलरली अगर हम मोल पर आ जाएं तो मोल भी सभी जानते हैं कि मोल क्या होता है। बेसिकली हम इसको आसान ऐसे समझें कि हम डेली लाइफ में अपनी जो यूज़ करते हैं कि मास है, ग्राम में, केजी में इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम आमतौर पर तमाम चीज़ों को जो है मोल के अंदर वेट करते हैं, मोल की लैंग्वेज में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको हम क्या कहते हैं? मोल। तो मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम। सिमिलरली मोल का फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये हम आसानी निकाल चुके हैं, निकाले भी हैं हमने काफ़ी सारे। और एवोगैड्रो नंबर, किसी भी एवोगैड्रो ने कहा कि हमारे पास जो किसी भी सब्सटेंस के मोल ऑफ द सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर
हमारे पास 6.0 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इस कांस्टेंट नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ए। अब हम थोड़ा सा एम्पेरिकल फार्मूला को देख लें, और हम न्यूमेरिकल्स को जब हमने पढ़े न्यूमेरिकल्स, तो उसको हमने करना कैसे है, एम्पेरिकल फार्मूला पेपर में निकालने को आता है, हमें किस तरह करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। एम्पेरिकल फार्मूला करने के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालनी है, जिसका फार्मूला आप लोगों के सामने कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। लाइक अगर हम सिंपल ये कह दें, लेट सपोज कर लें कि हमारे पास तीन हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके कुछ कंपाउंड्स ले लें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन जो है वो क्या है, एक है, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के अंदर एटॉमिक मास के जो पहला स्टेप है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, तो वहाँ पर ऊपर क्या आएगा, एटॉमिक मास, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 44। सिमिलरली मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम जो पेपर दिया हुआ होगा हमारे पास क्वेश्चन में, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी हमें पेपर में दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो निकालते हैं वो निकालते हैं मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट। मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट, क्योंकि स्टेप्स जो हैं एम्पेरिकल फार्मूला के वो सारे क्या हैं, कनेक्टेड हैं, तो स्टेप 1 जब हम निकाल लेंगे तभी हम स्टेप 2 निकाल पाएंगे। तो मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हम सबसे पहले मोल रेशियो ऑफ कार्बन निकालेंगे, तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी कार्बन की जितनी परसेंटेज आएगी उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। अगर हम हाइड्रोजन की मोल रेशियो निकाल रहे होंगे तो हाइड्रोजन की परसेंटेज रखेंगे और उसको डिवाइडेड बाय कर देंगे 1 से, यानी हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। सिमिलरली थर्ड स्टेप हमारा होता है सिंपलेस्ट वैल्यू। सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट में हम मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट और लीस्ट वैल्यू, तो स्टेप 2 के अंदर हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, लेट सपोज हमारे पास मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हमारे पास कार्बन का 5 आता है, हाइड्रोजन का लेट सपोज 3 आता है और ऑक्सीजन का 1.5 आ जाता है, तो उसमें हम सबसे पहले अगर हम कार्बन का सिंपलेस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम मोल रेशियो ऑफ कार्बन रखेंगे ऊपर, यानी 5, और लीस्ट मोल रेशियो जो मोल रेशियो में सबसे कम आई, पहली हमारी आई 5 जो कि कार्बन की थी, फिर हमारे पास आई 3 जो कि हाइड्रोजन की थी, और 1.5 जो कि किसकी थी, ऑक्सीजन। वो क्या है, मोल रेशियो में सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू है। तो सिंपलेस्ट वैल्यू के अंदर हमने नीचे जो है वो हमेशा क्या रखनी है, लीस्ट वैल्यू रखनी है। मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट मतलब कार्बन की निकाल रहे होंगे तो कार्बन का मोल रेशियो निकलेंगे, और नीचे लीस्ट वैल्यू, कार्बन की नहीं रखनी, लीस्ट वैल्यू रखनी है। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी, तो ऊपर मोल रेशियो ऑफ एलिमेंट यानी मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय लीस्ट रेशियो रखना है, लीस्ट मोल रेशियो रखना है। ये हमारे पास 3 स्टेप्स के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूले के स्टेप्स हैं डिफरेंट, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्पेरिकल फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के जानिब चले जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, हमें क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूले के निकालने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की जानिब बढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बेसिकली उसका फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला, और सबस्क्रिप्ट में एन जो है वो बेसिकली वैल्यू है, एक कोई भी नंबर जो कि निकलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, यानी हम मास निकालेंगे उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, और उसके बाद फिर हम मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, 1 मिल सकता है, 2 निकलेगा, जो भी मिलेगा उस एम्पेरिकल फार्मूले को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। अब हम ये बता दें आपको कि एम्पेरिकल फार्मूले के जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो हमारे पास हमें
जो है ग्राम्स में अगर हमें दिए हुई हैं वैल्यूज़, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। हमें स्टेप 1 से काम करना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर परसेंटेजेस ऑलरेडी दी हुई है तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 से, स्टेप 2 करेंगे और फिर स्टेप 3 करेंगे। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए भी अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ होगा तब हम डायरेक्टली स्टेप 4 के ज़रिए मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम और मज़ीद चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि 2 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं कि मास इन ग्राम को नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करें। तो उसमें हमारे पास मास इन ग्राम गिवन होगा, जबकि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स और या मॉलिक्यूल्स और जो कि बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाय Na मीन्स एवोगैड्रो। और सिमिलरली केस 2, बेसिकली केस 2 नहीं, ये वही केस है, बस हमने क्या करना है, फॉर्मूले को थोड़ी बहुत अरेंज करना है, जिसके नतीजे में हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स से मास इन ग्राम जाना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन होंगे और मास इन ग्राम निकालना होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले को ही अरेंज कर लें तो मास इन ग्राम के बाद हम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से और डिवाइड करवा देंगे किस से, Na से। सही है। और ये हमारे पास तकरीबन चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी चीज़ें थी हमने उसको कोशिश करी है आज के लेक्चर के अंदर समराइज़ करें। कुछ चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, जैसे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का टॉपिक्स हमारे पास हैं कि एक्सपोनेंट्स हम कैसे निकालते हैं और साइंटिफिक फिगर्स क्या होती हैं, राउंडिंग ऑफ के डेटा क्या राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं हम किसी नंबर की, ये चीज़ें हमारे पास कुछ रहती हैं। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप्स रहते हैं, मास रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे जो हम क्लास में कर भी चुके हैं, मास वॉल्यूम भी, वॉल्यूम रिलेशनशिप और साथ ही साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखा सकें जितने बेहतर अंदाज से। सही है, बहुत शुक्रिया।